नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए ये लेक्चर पूरा आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर के बारे में, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक इसमें डिस्कस किया गया, तो इसमें डिस्कस किया गया 2011 से लेकर के 2019 तक के आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, या यूँ कहें कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में इसमें चर्चा की गई है विस्तारपूर्वक। यह बुक जो है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के, तो यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज किया गया है, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, क्योंकि लेक्चर सीरीज को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की इस पूरी सीरीज को कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर इस लेक्चर को डिस्कस करने का एक ही मकसद है कि आप जब भी इस बुक को ख़रीदें, जितना जल्दी हो सके इस बुक को परचेस करें और इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लें और आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। कैसे? तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर आप बुक को पढ़िए, फिर उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए। 3 बार ऐसे आप इस पूरे बुक को पढ़ डालेंगे और प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से अपने प्रारंभिक परीक्षा में कर सकेंगे। यह बुक या इसके प्रश्न आपको पीसीएस की परीक्षाओं में भी काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही वह बेल आइकन का निशान आता है उसे भी हिट कर दें या दबा दें, क्योंकि उसको दबाने के बाद जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए, बुद्ध में देवत्वरोपण। कथन 2 है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना। और कथन 3 है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है, ठीक। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3। देखिए जब इस तरीके का प्रश्न है ना, विशेषताएं हैं तो आप किसी एक साइड को लेकर के चलिए, ठीक है। या तो ऑब्लिक के इस साइड चलिए या तो इस साइड, और जिधर से यहाँ देखिए, जैसे अगर विशेषता का चयन किए तो यहाँ है पे चलिए, विशेषताएं का चयन किए हैं तो हैं पर चलिए, ठीक है। इससे प्रश्न को पढ़ने में आसानी होती है। तो जल्दी करिए। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह तीनों कथन ही सत्य हैं। महायान बौद्ध मत में जो है बुद्ध का देवत्वरोपण या बुद्ध को देवता मान लिया गया था, बोधिसत्व के पथ पर चलने को बताया गया था, साथ ही साथ इन्होंने मूर्ति पूजा और उपासना और अनुष्ठान को भी प्रारंभ कर दिया था। किसके द्वारा किया गया था? महायान बौद्ध मत के द्वारा। चलिए यहाँ बोधिसत्व के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है, ठीक। बोधिसत्व जो है यह किसी भी रूप में हो सकते हैं, पशु या मानव रूप में भी बोधिसत्व हो सकते हैं, पशु या मानव रूप में। इनमें सबसे प्रमुख बोधिसत्व जो थे वह थे अवलोकितेश्वर, उसके बाद पद्मपाणि, अमिताभ और मंजुनाथ। भावी बुद्ध जिसे बोला जाता है वह है मैत्रेय, ठीक। इनका अभी जन्म होने वाला है। बुद्ध या बोधिसत्व जो भावी है यह है मैत्रेय, यह अभी जन्म लेंगे, ठीक है। बोधिसत्व देखिए करुणामय माने गए हैं, ठीक। जितने भी बोधिसत्व हैं यह करुणामय माने गए हैं तथा इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के जो है अंतिम चरण में है। और लेकिन किया क्या है कि इन्होंने समस्त प्राणियों के निर्वाण की प्राप्ति के लिए या प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए अपने निर्वाण प्राप्ति को खुद ही विलंबित कर रहे हैं, या ठीक स्वयं से रोक कर चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट, अथवा डी विजयनगर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर बनाए जाते थे उनमें एक कल्याण मंडप भी बनाया जाता था। यहाँ पर दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था, ठीक है। दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सुमेलित करवाने वाला है, चूँकि सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को आपको स्वयं ही सुमेलित किया जाता है आपके द्वारा, तो जल्दी से कीजिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित है, यह बताना है। चलिए इसका सही आंसर तो मैं अभी ऊपर बताऊंगा, जहां ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं से देखिए, पढ़रपुर चंद्रभागा नदी के तट पर है, यह सही बात कही गई है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है, यह भी सही है। लेकिन हम्पी जो है यह चंद्रभागा तट पर नहीं है, ठीक। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है।
और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी, न कि मालप्रभा नदी के किनारे। हम्पी प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। एक समय में यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि चंद्रभागा नहीं, तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक। बाकी पढ़रपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो है यह महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में है। कहाँ पर? यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ऑप्शन में हमने देखा कि मालप्रभा वो पढ़रपुर और तिरुचिरापल्ली, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है। हम्पी मालप्रभा के किनारे न होकर के कहाँ है? हम्पी जो है चंद्रभागा नदी के तट पर है, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो यहाँ देखिए पढ़रपुर के बारे में बता रहा था। तो देखिए पढ़रपुर जो है महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट एक धार्मिक स्थान है, जो कि चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। पढ़रपुर में विट्ठल स्वामी मंदिर के लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक। पढ़रपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? विट्ठल स्वामी मंदिर है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2019 वाले प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के। अब 2018 के प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी किस शैली का है? ऑप्शन है ए बूंदी शैली, बी जयपुर शैली, सी कांगड़ा शैली अथवा डी किशनगढ़ शैली। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक। बनी ठनी पेंटिंग जो है यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक। इस पेंटिंग को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा। ठीक है। बनी ठनी थी कौन? तो बनी ठनी जो है यह किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी, और साथ ही साथ यह एक बहुत ही बड़ी कवियत्री या सुप्रसिद्ध कवियत्री भी थी। किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका और कवियत्री थी। ठीक। किशनगढ़ के ही रियासत के थी। यहीं से आप समझ लीजिए कि बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली की थी। इसको बनाया किसने था? तो किशनगढ़ शैली के या बनी ठनी शैली को बनाया था चित्रकार निहाल चंद जी ने। किसने? निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है। अब इसको भारतीय मोनालिसा भी बोला जाता है। इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा। बड़ी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली की है और इसको भारतीय मोनालिसा बोला जाता है, और यह चित्रकार निहाल चंद जी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। हालांकि यह प्रेमिका राजा सावंत सिंह की थी। इसे आप भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। कथन 2 है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। कथन 3 है कि अनम्माचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। और कथन 4 है कि अनम्माचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 और 4। ऑप्शन के लिए मैं अगली बार कुछ करूंगा। यह जो सही उत्तर पता चल जा रहा है आपको, इस बार एडजस्ट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यानी कि 2 और 4। दूसरा कथन कौन सा है? त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया और अनम्माचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, कीर्तन या संकीर्तन। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो नहीं, भगवान कृष्ण के नहीं। इनकी जो अधिकांश कृतियाँ थी, लगभग 600 कृतियाँ इनके द्वारा लिखी गई थी, यह श्री राम की स्तुति या भक्ति गीत थे। ठीक। भगवान कृष्ण नहीं, यह भगवान श्री राम के भक्त थे। और नेक्स्ट और यह किस संगीत के महान वो थे ज्ञाता? तो यह कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता थे। कौन? त्यागराज जी कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो गलत है हमारा, कौन सा? अनम्माचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। त्यागराज का काल था 1767 में, तो इनका जन्म ही हुआ था, जबकि अनम्माचार्य का जन्म हुआ था 1408 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? बताइए। इनकी मृत्यु हो गई थी 1503 ईस्वी में, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कहाँ से यह समकालीन हो गए? यहीं से यह कथन गलत हो जाता है, कथन नंबर 3। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर वैसे है कहाँ बताइए? तिरुमाला मंदिर पर, ठीक है, तिरुमाला। और यह भी कर्नाटक संगीत के ही ज्ञाता थे, अन्नमाचार्य, ठीक, अन्नमाचार्य। और तेलुगु संत कवि थे, तेलुगु संत कवि थे और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे अन्नमाचार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत अथवा डी शैव मत। देखिए अन्नमाचार्य जो है यह दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। इसी स्टेटमेंट को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ बताइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, स्थानकवासी का संबंध जैन मत से, ठीक। यह जो है जैन मत का एक उप संप्रदाय है। किसमें? तो जैन मत के जैन मत का जो मुख्य संप्रदाय था श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसका, ठीक, श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है स्थानकवासी। इसकी स्थापना जो है या इस संप्रदाय को शुरुआत जो है 1653 में लवजी नामक एक व्यापारी द्वारा की गई थी। इन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करना शुरू की थी। निराकार स्वरूप यानी इन्होंने ईश्वर का कोई आकार नहीं माना था, ठीक। इनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, अतः यह किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। स्थापना कब हुई थी? तो 1653 में। किसने किया था? तो लवजी नामक एक व्यापारी ने किया था। यह जो है श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है स्थानकवासी। श्वेतांबर संप्रदाय किस धर्म का संप्रदाय है? तो जैन मत का संप्रदाय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा तथा खानकाह, ठीक, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। और कथन 2 है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। देखिए मैं एक ही पढ़ता हूँ, कौन सा से ये सही है नहीं, कौन सा सही है या फिर कौन से सही है यह बताना है आपको उपर्युक्त कथन में से। चलिए पहला ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, न तो 1 न तो 2। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आंसर थोड़ा जल्दी बताया जा रहा है तो जैसे ही प्रश्न पढ़ा जाए आप तुरंत वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कम से कम इतनी स्पीड प्रश्नों को समझने की और साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की बनाइए ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ प्रश्न अगर ना समझ में आए तो वहाँ आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अपना, ठीक है। मेन फोकस हमारा प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सही करके आने का है, ठीक है, न कि जल्दबाजी में गलत करके आना है, न ही इतना देर लगाना है कि अन्य प्रश्नों की तरफ हम बढ़ ही ना पाए। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाज़ा और खानकाह थे इनमें जो है लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, ना कि सफ़ेद संगमरमर का, ठीक। बुलंद दरवाज़ा और खानकाह का निर्माण किससे हुआ था? लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। कब हुआ था? तो अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी में काफ़ी निर्माण कार्य हुआ था, ठीक। बाकी अगर बात की जाए बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा की जो कि लखनऊ में है तो इनका निर्माण हुआ था ईंट और चूने के पत्थरों से, ठीक। किससे? ईंट एवं चूना पत्थर से इनका निर्माण हुआ था, न कि लाल बलुआ पत्थर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अभी अवतरित होंगे? ऑप्शन है ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय अथवा डी पद्मपाणि। चलिए इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मैत्रेय अभी भावी बुद्ध हैं, ठीक, इनका जन्म अभी होना बाकी है। पाली मान्यता, पाली समुदाय की या पाली परंपरा के अनुसार एक मान्यता है जिसमें माना जाता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य की औसत जीवन काल 84,000 हो जाएगा, ठीक है। 84,000 जब आपका हमारा औसत जीवन काल हो जाएगा तब जो है मैत्रेय का जन्म होगा, भगवान बुद्ध का।
अगला जन्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि मैत्रेय एक भावी बुद्ध है। बुद्ध का जो अगला जन्म होगा यह मैत्रेय रूप में होगा। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्म वाला आ गया तो आपको ही पढ़ना है और आपको ही बताना है। वीडियो को पॉज करिए और फटाक से कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों, क्या है ऑप्शन नंबर ए? पुथुक्कली साल यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यह तो सही है। लेकिन सुजनी कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? यह संबंधित है बिहार से। ठीक, और इसी प्रकार से उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कहाँ की है? तो यह है आंध्र प्रदेश की, एपी। ठीक, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ है। किसे किसे? आंध्र प्रदेश और बिहार को नहीं। सुजनी कढ़ाई और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। यह कर्नाटक और महाराष्ट्र की नहीं है, क्रमशः सुजनी कढ़ाई बिहार की है और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी यह आंध्र प्रदेश की साड़ी है। ठीक, इन दोनों को फिर से बता रहा हूँ जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट, पुथुक्कली साल तमिलनाडु का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, सुमिलित करवाने वाला ही है, परंपरा और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में दिया हुआ है। तो फटाक से वीडियो पॉज करिए और जल्दी से सुमिलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़ लिया होगा और इन्हें सही आंसर अपना लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 सही सुमिलित है, बाकी तीसरा सही सुमिलित नहीं है। देखिए, यह चपचामार कुट त्यौहार जो है यह मिजोरम में मनाया जाने वाला एक प्री हार्वेस्टिंग त्यौहार है। प्री हार्वेस्टिंग त्यौहार यानी कि फसल की कटाई नहीं, सॉरी, फसल की बुआई से पहले का त्यौहार। ठीक है, फसल की बुआई के ठीक पहले मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है चपचामार कुट। ठीक, कृषि से संबंधित मिजोरम में 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये हमारा चपचामार कुट हो गया, दूसरा है मीम कुट और तीसरा है पावल कुट। कुट से आप समझ सकते हैं या कुट से आप एक प्रकार से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं कि यह कृषि से संबंधित त्यौहार होगा। ठीक, या फिर ऐसे शॉर्ट लगा सकते हैं, कुट है तो मिजोरम का होगा। ठीक है, मीम कुट पोस्ट हार्वेस्टिंग त्यौहार है, उसी प्रकार से पावल कुट भी पोस्ट हार्वेस्टिंग त्यौहार है। यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। ठीक, दिसंबर के महीने में पावल कुट त्यौहार मनाया जाता है और मीम कुट त्यौहार को मनाया जाता है अगस्त के महीने में फसल की कटाई के बाद। ठीक, पोस्ट हार्वेस्टिंग त्यौहार है। और बाकी चपचामार कुट जो है यह आपका फसल की बुआई से पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है। और कब मनाया जाता है इसे? तो इसे मनाया जाता है फरवरी से लेकर के मार्च के महीने तक। फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है चपचामार कुट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम खोंग जाम परभा गीत के बारे में। ठीक, खोंग जाम परभा गाथा गीत के बारे में। गाथा गीत से कुछ चीज़ पकड़िए आप। गाथा गीत यानी किसी की बड़ाई या किसी की महानता के बारे में बात हो रही होगी, है कि नहीं? तो ठीक पकड़ रहे हैं आप लोग। इसमें गाथा गीत ही कहा गया या किसी की बड़ाई ही की गई। किसकी? तो ब्रिटिश और मणिपुरियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के में जो वीर थे जो या फिर जो वीर योद्धा थे, यह उनकी याद में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसमें ढोलक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम फिलहाल ड्रम भी बोलते हैं। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग ढोलक समझते होंगे। ठीक, और एक गायन शैली भी होती है इसके साथ साथ। कौन सी? उस गायन शैली को बोलते हैं बल्लाड गायन शैली। ठीक, इस त्यौहार को बल्लाड गायन शैली यानी खोंग जाम परवा गीत को जो है बल्लाड गायन शैली के साथ ड्रम बजाते हुए या ढोल का उपयोग करते हुए मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक, और यह जो है ब्रिटिश और मणिपुर की लड़ाई के बाद उसके वीरों की गाथाओं को समर्पित एक त्यौहार है। ठीक, बाकी नेक्स्ट बात करते हैं थांग टा नृत्य के बारे में। सिक्किम का है? नहीं, थांग टा नृत्य जो है यह सिक्किम का नहीं है, यह संबंध रखता है मणिपुर से ही। ठीक, जहाँ पर थांग का मणिपुरी भाषा में अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है बरछी। ठीक, तलवार और बरछी वाला यह त्यौहार है। ठीक, थांग टा नृत्य तलवार और बरछी वाला नाच या डांस। ठीक है, तो यह देखिए जो प्राचीन काल में मणिपुर का एक त्यौहार था, हुएन, लिख देता हूँ मैं, इसे हटाता हूँ। देखिए, प्राचीन काल में मणिपुर में एक
मार्शल आर्ट की कला थी, ठीक। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हुएन ला लाललोंग। हुएन लालोंग बोल सकते हैं आप। हुएन लालोंग एक त्यौहार था, त्यौहार नहीं, मार्शल आर्ट की कला थी, यह उसी का एक परिष्कृत रूप है, ठीक। और इसे जो है, इस त्यौहार को मैत्री समुदाय द्वारा वहाँ के मनाया जाता है, या इस नृत्य को परफॉर्म मैत्री समुदाय द्वारा किया जाता है, या इस मार्शल आर्ट कला का परफॉर्मेंस किया जाता है वहाँ के मैत्री समुदाय द्वारा, थांग टा नृत्य जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली 2018 के समस्त प्रश्नों के बारे में। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि, एक सेकेंड, अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक। सीधे सीधे कहूँ तो कंपेयर करना है इन लोगों, सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक कालीन आर्य की संस्कृतियों के बीच में। तो बताइए, पहला कथन है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कथन 2 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र का व लोहे का ज्ञान था। और कथन 4 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे कूट दिया हुआ है और इसका प्रयोग करके सही अंतर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस प्रश्न के बारे में घटना चक्र वाली सीरीज में भी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। वैसे कई प्रश्नों के बारे में घटना चक्र वाली सीरीज में डिस्कस किया गया जो अभी तक ऊपर डिस्कस हुए हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है यह युद्ध भी करते थे, इसीलिए यह कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करना जानते थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापारी लोगों की थी, तो इनके काल में जो हथियार मिले हैं वह दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित हथियार मिले, वह कोई विशिष्ट या विशेष हथियार नहीं थे जिनसे युद्ध किया जा सके, ठीक है। सामान्य हथियार मिले थे जो कि दैनिक जीवन में उपयोग होते थे, जैसे कुल्हाड़ी, भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी दूसरा कथन क्यों गलत है? दूसरे कथन में देखिए, इन्हें सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नहीं भैया, लोहे का ज्ञान ही आया है 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ इसकी बात हो गई है कि नहीं। बाकी यह स्वर्ण, चांदी और ताम्र के बारे में भी जानते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक एक हार था जिसको क्या नाम बोलते थे, सिंधु सभ्यता में हार भी लोग पहनते थे। और तीसरा कथन क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे, इस पशु को जानते थे, ठीक है। यह कथन भी सत्य है। हालांकि कुछ विद्वानों ने बताया है, या कहीं कहीं से जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह से मिले हैं इस प्रकार के साक्ष्य। घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, लोथल से जो है 3 घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, और वहीं सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन विद्वानों में इस बात को लेकर के सर्वथा मतभेद ही है कई जगहों पर। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा है यह केवल करताल या सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। और कथन 3 है कि यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 1। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। केवल 1 और 3, 2 वाला कथन सही नहीं है, ठीक।
मणिपुरी संकीर्तन में गीत और नृत्य का प्रदर्शन होता है और यह भगवान कृष्ण के जीवन लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुख्य रूप से इसमें प्रयुक्त किए जाने वाला वाद्य यंत्र है ढोलक या ढोल। ठीक है, मणिपुरी संकीर्तन की बात हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं। खासकर यह मनाया जाता है वैष्णव परिवारों के द्वारा। ठीक, मणिपुर के जो वैष्णव परिवार, भाई जाहिर सी बात है, अगर कृष्ण की बात हो रही तो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव परिवारों की ही बात होगी। ठीक है, कृष्ण के भक्त को वैष्णव संप्रदाय का बोला जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा कथन है कि सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पेन 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 पेन। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दो है या फिर बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत से संबंधित नहीं थे। सौतांत्रिक और सम्मिति किस धर्म के थे? तो यह थे बौद्ध धर्म के थे। सौतांत्रिक और सम्मितीय आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, यहीं से यह स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब सर्वास्तवादियों के बारे में बात करते हैं। तो सर्वास्तवादियों में जो सर्व है इसका अर्थ होता है भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक, भूत, वर्तमान और भविष्य, यानी कि तीनों कालों से सर्व का अर्थ निकलता है। तो अब बताइए, क्या ये मानेंगे, जब ये तीनों काल मान रहे हैं तो क्या ये मानेंगे कि भैया दृग्विषय या जो फिनोमिना है यह जो है क्षणिक है और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाएगा? नहीं ना, यह भी ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक, इनका मानना था कि जो फिनोमिना या दृग्विषय है यह अव्यक्त रूप से सदैव ही विद्यमान रहता है, फिर चाहे भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो। ठीक है, और यह भी एक चीज़ और जानिए, सौतांत्रिक, सम्मिति और सर्वास्तवादी यह तीनों ही बौद्ध मत से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध मत से संबंधित थे सौतांत्रिक, सम्मिति और सर्वास्तवादी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है अथवा डी एलोरा में है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, वह कहाँ पे है? तो भैया वह अजंता में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है परंपराएं और समुदाय दिया हुआ है, आपको बताना है, सुमेलित करवाइए, कुछ बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, वीडियो को पॉज करिए और फटाक से अपने आंसर को चुनिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को मैं आपको इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पॉज करने के लिए, क्योंकि जब मैं बताऊँगा कि चलिया साहिब उत्सव सिंधियों का, नंद राजा जात यात्रा गोंडों का, वारी वरकारी उत्सव संथालों का, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि भैया वारी वरकारी संथालों का है, नंदा राजा जात यात्रा गोंडों का है, चलिया साहिब उत्सव सिंधियों का है। जबकि ऐसा करना नहीं है। यहाँ हमको क्या करना है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, न कि प्रश्न के रूप में पूछना है पहले तो इस प्रकार के सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को प्रश्न के रूप में पूछना थोड़ा कठिन हो जाता है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मेरे लिए पढ़ना आसान है लेकिन समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, केवल एक, यानी चलिया साहिब उत्सव यह सिंधियों का है। यह तो सही मैच कराया गया। सिंधियों का उत्सव है कहाँ पे? महाराष्ट्र का। ठीक है, बाकी अन्य दोनों उत्सवों के बारे में यहाँ ये नीचे देखते हैं। देखिए, वारी वरकारी यह विठोबा देवता का त्यौहार है और यह भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और नंदाराज जात यात्रा कहाँ का है? तो यह नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है। नंदाराज जात यात्रा जो है उत्तराखंड मंदिर
उत्तराखंड के नंदा देवी मंदिर से संबंधित है। वारी वरकारी उत्सव जो है यह विठोबा देवता के मंदिर महाराष्ट्र से संबंधित है। वहीं चलिया साहिब का उत्सव जो है सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है और यह महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसीलिए केवल कथन एक ही सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। ठीक, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। ऑप्शन है पहला असरवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओमकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। ठीक है, असरवल्ली। ठीक है, असरवल्ली कहाँ पर है? आइए नीचे तीनों मंदिरों के बारे में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए असरवल्ली का सूर्य मंदिर यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में असरवल्ली सूर्य मंदिर स्थित है। वहीं अमरकंटक जो है यह विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य या मिलन स्थल पर पड़ता है। यहाँ एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसका नाम क्या है? सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर। क्या नाम है? सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर नाम है। अमरकंटक में है यह मंदिर। और ओमकारेश्वर मंदिर जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है यह शिव मंदिर है और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 2017 के प्रश्नों का आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो भी बन गई है ठीक ठाक, टाइम ड्यूरेशन हो गया है। ठीक ठाक कहने का अर्थ यह है। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में 2016 के प्रश्नों के बारे में। देखिए अभी यह शुरुआत है इसके डिस्कशन की, तो इसीलिए थोड़ा छोटा करके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की गई कि आप लोग कैसा रिस्पांस करते हैं। बाकी जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। ठीक है, और रही बात उस क्वेश्चन नंबर की, यानी कि जो ऋग्वेदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों वाला एक प्रश्न यहाँ पर जो है, इसको लेकर के आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र में जब हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था तो वहाँ पर इसका आंसर बताया गया था ऑप्शन नंबर ए को। वहाँ पे बताया गया था कि यह लोग घोड़े को जानते थे, और जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी को, कि ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे। जबकि हमने कई जगहों पर पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो से मूर्तियाँ मिली हैं, लोथल से मूर्तियाँ मिली हैं, और इसके अलावा कहाँ से? तो इसके अलावा सुरकोटड़ा से भी घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक, सुरकोटड़ा। ठीक है, तो भैया यह स्टेटमेंट तीसरी वाली कहाँ से सही हो जाती है? कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइए आप लोग, यह मेरी जिम्मेदारी है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 2016 से आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों के बारे में। ठीक, आईएएस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, 2016 से 2011 तक। ठीक है, वैसे 2016 में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं 2014 में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा।